वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सी ऋषभ गुप्ता। आगे हम एक और वीडियो लेके जिसमें हम करेंगे सर पास्ट ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट करिए जेके एग्जाम क्रैकर का यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। उस वीडियो में हमने पार्ट 1 में 30 MCQs करे थे जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे। अब हम अगले 30 करेंगे। हमारी सीरीज का नाम है 100+ MCQs, और इसके अंदर हम जितने पास्ट ईयर क्वेश्चंस है सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 30 वाला कवर करेंगे। प्लस आगे बढ़ने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए आगे आपकी स्क्रीन पे। हाँ, राइट। तो हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो 2025 की पोस्ट निकली है 600 पोस्ट, उसके लिए एक बैच लाया हुआ है जिसके अंदर मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ, और कुछ आपके टीचर्स हैं जो आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, यानी कि फुल सिलेबस कवर होगा। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको जेके एग्जाम क्रैकर का ऐप डाउनलोड करना है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उस एप्लीकेशन में आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए। ओके। और जो मैं यहाँ पे पीडीएफ नोट यूज़ कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स, वो आपको उसी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। इनकेस अगर आपको कोई इशू आता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, जो कि होगा ऋषभ G_07। आप सी ए ऋषभ लिखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो आई एम फ्रॉम जम्मू, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा मेरा नाम। अगर नहीं मिलेगा फिर भी चेक कर लेना एक बार, CA ऋषभ G_07 कर लेना, तो आपको मेरा नाम ज़रूर मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे मुझे अप्रोच करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। राइट। तो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, साथ में एमसीक्यू सीरीज, आपको नोट्स, आपको सारे के सारे टॉपिक डिटेल में कवर होगा ताकि इस बार आप एग्ज़ाम फोड़ दो। ठीक है। तो चलते हैं आगे, बिना देरी करिए आगे वीडियो पे चलते हैं। ओके। हमारा टारगेट क्या था मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि सर हम 30 MCQ करेंगे और विद इन 30 मिनट्स करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम का टाइम 1 मिनट भी एक्स्ट्रा ना लगे। तो हमें विद इन टाइम कंप्लीट करना है, प्लस फुल 30 हो तो 30 स्कोर करना है। तो चलते हैं। सबसे पहला कॉपीराइट क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था जब हम डेफिनेशन कर रहे थे, तो हमारे एसेट्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं सर। अच्छा, मैं विद एक्सप्लेनेशन कर पाऊंगा सारे एमसीक्यू, ऐसा नहीं होगा कि सर मैं टिक मारता जाऊंगा आपको बोलूंगा आप चेक कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ। तो एसेट्स दो प्रकार के होते थे, एक होता था टेंजिबल, एक होता था इंटेंजिबल। राइट। और टेंजिबल में वो चीज़ें आती थी जो हमें दिखती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि हमारी फर्नीचर, जैसे कि बिल्डिंग, ये सब आता था। इंटेंजिबल क्या होता था सर? इंटेंजिबल जो हमें दिखता नहीं था, जिसको हम टच नहीं कर सकते थे, जैसे गुडविल, जैसे कि ट्रेडमार्क, जैसे सर कॉपीराइट। तो सर कॉपीराइट होता क्या है मैं कह दूं, एक मेरा ऐसा मान लो एक सॉफ्टवेयर, राइट, उस सॉफ्टवेयर को कोई और यूज़ ना करे। फॉर एग्जांपल मेरे नोट्स, ठीक है, उस नोट को कोई यूज़ ना करे तो मैं उसको कॉपीराइट करवा दूंगा। या मेरी वीडियो, इसको कोई अपने चैनल पे ना डाले, इसको बोलेंगे कॉपीराइट करवाना, तो मैंने कॉपीराइट करवा दिया तो वो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, मैं उसके करे कल को एक्शन ले सकता हूँ। तो कॉपीराइट इज़ माई एसेट, मैंने उसके लिए पैसे दिए, मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई मेरा ये जो है ये मेरा अपना है, इसको आप कोई और यूज़ नहीं कर सकता मेरे कंटेंट को। तो दिस इज कॉपीराइट। तो कॉपीराइट इज एन एसेट, मुझे फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा कि कोई और यूज ना कर पाए। ओके। इफ देयर इज अ पॉजिटिव बैलेंस इन द डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल, व्हाट डज इट इंडिकेट? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो एक लेजर अकाउंट होता है, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। राइट। सर नॉमिनल अकाउंट में ना हमारा एक रूल होता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सर ये वाली साइड होती है लॉसेस और एक्सपेंसेस की, और ये वाली साइड होती है सर इनकम्स एंड गेन्स की। तो सर अगर कोई बैलेंस आपका डेबिट साइड पर है, क्योंकि इसने बोला है ना डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, तो ध्यान से देखिए, अगर कोई बैलेंस डेबिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस का और वो पॉजिटिव है, यानी कि मैं कह दूं ये साइड पॉजिटिव है, बड़ी है, सर दिस साइड इज ग्रेटर, ये साइड आपकी बड़ी है, तो मैं कह दूं आपके लॉसेज ज़्यादा होंगे। सर लॉस ज़्यादा होगा तो आपका क्या आएगा एंड में? नेट लॉस। क्योंकि ये साइड फिगर होगी जब आप टैली करोगे तो ये साइड बड़ा आएगा, ये साइड स्मॉल आएगा। मान लो इधर आता है 1 लाख, राइट, इधर भी 1 लाख रखते हो, इनकम मेरी सिर्फ 80,000 है, तो मेरा नेट लॉस कितना आएगा सर? 20,000 का, तो वो इस साइड आएगा। सर नेट लॉस आएगा आपका, ये आ गया नेट लॉस। सर ग्रॉस लॉस क्यों नहीं आएगा? लॉस तो है। सर पीएनएल का है, उसने ट्रेडिंग नहीं कहा, आपको याद रखना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग के अंदर बनता था ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा पीएनएल के अंदर आता था नेट लॉस और नेट प्रॉफिट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32।
कहता है 33, कहता है रेफर्स टू द एनीथिंग डैश डैश रेफर्स टू एनीथिंग दैट हैज ए इकोनॉमिक वैल्यू अटैच टू इट। ऐसी कौन से आइटम है जिसके अंदर कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मॉनेटरी वैल्यू होती है। सर एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, प्रॉफिट। मैं कहता हूँ सर एक्सपेंस ही ऐसी चीज है जिसमें इकोनॉमिक वैल्यू ऐड होती थी। याद करो इसकी डेफिनेशन क्या होती थी, एसेट, एसेट की डेफिनेशन जिसमें होता था एसेट इज एन आइटम विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक यूज एंड हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू। तो सर एसेट इज द आंसर। डन। क्लासिफिकेशन ऑफ द सोशल अकाउंटिंग। सर सोशल अकाउंटिंग में ना 4 मॉडल्स होते हैं। उस सोशल अकाउंटिंग की क्लासिफिकेशन कैसे होती थी कि अगर आप 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हो तो उसमें हाउस होल्ड और प्राइवेट सेक्टर आता है। अगर आप 1 सेक्टर कर रहे हो तो सिर्फ हाउस होल्ड आता है। 3 सेक्टर करते हो तो उसमें हाउस होल्ड, प्राइवेट एंटरप्राइजेस और अपना गवर्नमेंट आता है। 4 सेक्टर के अंदर फोर्थ ऐड होता है जो कि होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो अगर 4 सेक्टर से इकॉनमी होते हैं, अब यहाँ पे रीड करते हैं सर एसेट, लाइबिलिटी, डेट पोजीशन, ये तो होता ही नहीं है सोशल अकाउंटिंग में। सोशल अकाउंटिंग होती है इकोनॉमी से रिलेटेड। सर हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, एंटरप्राइज। सर दिस इज द ऑप्शन जिसमें हमारा 3 सेक्टर मॉडल था, ये 3 सेक्टर मॉडल। डन सर। ये भी सर इससे रिलेटेड नहीं होता इकोनॉमिक से, ये भी इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं है। तो एट दिन हमारा आंसर इज बी, जो कि होता है 3 सेक्टर मॉडल फॉर द सोशल अकाउंटिंग। डन। लिख ही देते हैं, 3 सेक्टर क्यों मिटाया, 3 सेक्टर मॉडल सोशल अकाउंटिंग में। और भी होते हैं 4 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल, हमारे यहाँ पे एमसीक्यू में वही दिया था तो हमने वही सिलेक्ट करा। अच्छा, कहता है लॉस ड्यू टू फायर इन द फैक्ट्री इज रिकॉर्डेड इन। जब हमारे केस में इंश्योरेंस होता है तब तो लॉस हम पहले रिकॉर्ड करते हैं और फिर इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं तू पैसा दे दे। ठीक है, अगर इंश्योरेंस कंपनी हमारा कोई रिकॉर्ड मतलब इंश्योरेंस ली नहीं है, क्वेश्चन ने तो बताया नहीं है इंश्योरेंस है कि नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम कहते हैं कि सारा का सारा जो होगा वो हमारा लॉस होगा। और लॉस सर हमारा कहाँ जाता है, सर अभी डिस्कस किया था ना, सारे लॉसेज एंड एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट साइड पे जाते हैं, तो पीएनएल में जाएगा। देखो कहाँ क्या आंसर है, बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट में नहीं जाता, अगर इंश्योरेंस से पैसा लेना है तो बैलेंस शीट में एसेट जाएगा। इंश्योरेंस अकाउंट में तब जाएगा जब इंश्योरेंस क्लेम होगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ये इंश्योरेंस अकाउंट शायद एक्सपेंस वाला है, प्रीमियम वाला, जब हम प्रीमियम पे करते हैं, तो सर प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है लॉस से, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इक्विटी प्लस एसेट। सर हमारा होता था एसेट इज इक्वल टू, ये तो पहले भी आया था, देखो ये रिपीट हो रहा है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सर कंपनी के केस में हम कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं, तो इक्विटी आ गया। तो आंसर देखो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, सर ये आ गया सी पार्ट। 36 हो गया। 37, सर अनप्रेजेंटेड चेक। सर अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब होता है कि मैंने चेक किसी को काट के दिया, मान लो ये पर्सन है, मैं हूँ ऋषभ, ये एक पर्सन है मान लो राघव, मैंने इसको अपना चेक दिया कि ये ले चेक, इसने आगे जाकर बैंक में वो चेक अभी तक नहीं लगाया, बैंक में नॉट प्रेजेंटेड, तो मैंने कहा दिया कि मेरे अकाउंट से अभी तक पैसे नहीं कटे बट मैंने चेक दे दिया, इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक। कि सर कल को उसने अगर अभी तक चेक में मतलब बैंक में नहीं लगाया तो मेरे को उसको पैसा तो देना है, बट वो चेक जब भी लगेगा मेरा पैसा कट जाएगा, तो अभी उस चेक को बोलूं आउटस्टैंडिंग है, कि चेक अभी तक पैसे नहीं काटे हैं, इसी को बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक या फिर आउटस्टैंडिंग चेक। आउट बाउंस चेक होता है जो वापस आ गया, मतलब चेक सामने वाले ने लगाया, बैंक ने कहा जी इसके सिग्नेचर मैच नहीं करे, उसके अकाउंट में पैसे नहीं, उन्हें बाउंस कर दिया। बाउंस का मतलब होता है कि रिजेक्ट कर दिया, तो ये बाउंस चेक वो होता है। क्रेडिटेड चेक मतलब जो कलेक्ट हो गया और उसको पे कर दिया। अनकलेक्टेड चेक का मतलब होता है कि बैंक को मैंने पकड़ा दिया बट बैंक ने कहा कि 2-3 दिन लगेंगे इस पैसे को आने में, तो बैंक ने अभी दूसरे बैंक को बोला नहीं है कि पैसे दे। सपोज मेरा एसबीआई का अकाउंट है, मेरे को किसी ने चेक दिया, तो मैं चेक अपने बैंक में लगाऊंगा, मैंने एसबीआई में अकाउंट में चेक लगाया, जो वो चेक था वो पीएनबी का था, तो एसबीआई वाले पीएनबी से कंफर्म करेंगे ना भाई ये तुम्हारे अकाउंट का एक बंदा है, उसने मेरे को चेक काट के दिया है, इसमें जो सिग्नेचर है सही है, ये अमाउंट जो है उसके अकाउंट में अवेलेबल है, ये अकाउंट नंबर सही है, तो वो चेक करके मुझे बताएंगे कि हाँ, तो फिर वो पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने अभी बैंक में चेक दे दिया है, बैंक वालों ने आगे पैसा नहीं मंगवाया अभी तक, तो इसको बोलते हैं अनकलेक्टेड। फिर हो गया आउटस्टैंडिंग, यही तो हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। हाउ फ्रीक्वेंटली ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ट्रायल बैलेंस कभी भी बन सकता है। क्यों सर, क्यों बनता है वो ट्रायल बैलेंस, मैंने कहा लेजर अकाउंट के जो डेबिट और क्रेडिट साइड होती है ना, हम उसका बैलेंस करते हैं। ट्रायल बैलेंस हम ट्राई करते हैं, ट्रायल का मतलब क्या होता है कि ट्राई करो, हिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चेक करो कि मिस्टेक तो नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस पूरे साल बनता है, आप कुछ भी करोगे ना, कहीं पे भी, मान लो डे टाइम में, रात को, दिन में, बीच में, कभी भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो ताकि आपका अकाउंट्स मैच करे। तो ट्रायल बैलेंस सर कभी भी बन सकता है, कोई फिक्स नहीं है, मतलब आप मंथली भी बना सकते हो, क्वार्टरली भी बना सकते हो, वीकली भी बना सकते हो, डेली भी बना सकते हो, ईयरली भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्वार्टरली ड्यूरिंग द ईयर, एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
इसने क्वार्टरली भी दे दिया, एंड ऑफ द मंथ भी दे दिया, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी दे दिया, तो ड्यूरिंग द ईयर ले लेते हैं ना। ड्यूरिंग द ईयर हुआ, विद इन ईयर कभी भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। कहता है व्हाट डज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि किस बंदे ने टैक्स पे करना है, यानी टैक्स की लाइबिलिटी किसकी है। अगर मान लो तुम्हारे ऊपर तुमने कोई सामान खरीदा, तो जीएसटी कौन पे करेगा, ये दुकानदार या तुम पे करते हो। सर हम पे करते हैं, फिर दुकानदार आगे पे करता है। तो वो जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है ना, वो किस पे पड़ा सर, कस्टमर पे पड़ा, मेरे पे नहीं पड़ा। जो सप्लायर है उस पे नहीं पड़ा, उसने तो तुमसे लेकर डिपॉजिट करना है बस, मेरे पे टैक्स का बर्डन नहीं पड़ा, टैक्स का बर्डन तुम पे पड़ा। इसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, की एट द एंड वो पे कौन कर रहा है। अब मैं इनकम टैक्स की बात करूं, जब तुम इनकम कमाते हो उस पर टैक्स पे करते हो, तो भाई टैक्स तुम पे कर रहे हो, तुम किसी से लेकर नहीं दे रहे हो। सर हमने पैसा कमाया है, तो हम सामने वाले को ये थोड़ी बोल रहे हैं कि तो भाई इनकम टैक्स भी दे इस पर 10,000। ऐसा नहीं होता है, हम अपनी जेब से देते हैं वो। तो मैं कहता हूँ इंसिडेंट ऑफ टैक्स तुम पर है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है बर्डन ऑफ टैक्स कौन बियर कर रहा है। तो देखो क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, कुछ भी नहीं होता। एस्केपिंग टैक्स पेमेंट इन अ लीगल मैनर, एस्केपिंग ये होता ही नहीं, इसको बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। तो ये टैक्स मैनेजमेंट या फिर टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग थोड़े से अलग अलग टर्म्स, अगर आप ध्यान से समझोगे। अभी तो हमने ऑब्वियसली अभी करा ही नहीं है, तो मैं क्या समझाऊंगा, हम जब करेंगे वो वाला क्या बोलते हैं टॉपिक अपना इनकम टैक्स का, वहां पे मैं डिस्कस करवा दूंगा कि टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, कैसे करते हैं टैक्स मैनेजमेंट, कैसे करते हैं टैक्स प्लानिंग, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा बड़ी अच्छी अच्छी। देखते हैं क्या है। कहता है हु विल बियर द बर्डन ऑफ टैक्स। सर यही तो होता था, टैक्स कौन बियर करेगा। डन। अगला कहता है द एसेट ऑफ द बिजनेस इज 2 लाख एंड द इक्विटी इज 50,000। ओके, एसेट दे दिया उसने 2 लाख, इक्विटी दे दिया उसने 50,000, देन व्हाट विल बी द लाइबिलिटी। सर एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। एसेट 2 लाख है और इक्विटी 50,000 है, तो लाइबिलिटी कितना होगा, मैं कह दूं सर लाइबिलिटी विल बी 2 लाख माइनस 50,000। तो सर कितना हुआ 1,50,000। सर एमसीक्यू देखो 1,50,000, सर सी पार्ट खत्म, इतना ही करना है भाई। ओके 41 इन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में कि सर कैश डिपॉजिट जब होता है तुम्हारे बैंक में क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। और ये रीजन आता क्यों है कैश की क्रेडिट हो गया, ये क्यों आता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो पिछली वीडियो जाके चेक करना एमसीक्यू की पार्ट 1, जिसके अंदर यही एमसीक्यू एक बार रिपीट हुआ। तो मैं कह दूँ इसमें आएगा ऑप्शन क्रेडिट। ओके आगे चलते हैं। व्हेन द कंपनी रेजेस मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, सर वर्ड इज फर्स्ट टाइम, इट इज नोन एज। सर आजकल बड़ा चल रहा है ना ट्रेंडिंग कि सर ओला ने लाया अपना मतलब कुछ लाया मार्केट के अंदर लिस्टेड एनएसई पे। हाँ हमारी कंपनी टाटा ने लाया, इतना कब सब कुछ चल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं उसको सर आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सर रिसेंटली ना वोडाफोन ने भी लाया था, बट सर वोडाफोन तो ऑलरेडी लिस्टेड है ना एनएसई पे, तो उसने कैसे लाया, वो मैं कह दूं उसने फर्स्ट टाइम नहीं लाया, उसने सेकंड टाइम लाया। जो सेकंड टाइम वाला होता है ना उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार नहीं है, दूसरी बार है, तीसरी बार है, चौथी बार है, जितनी भी बार है, पहली बार को छोड़कर उसको बोलते हैं फर्दर, मतलब वापिस लाया। तो ये होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, जिसको बोलते हैं हम एफपीओ। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग, एक होता है आईपीओ, एक होता है एफपीओ। राइट। ऊपर तुम्हें दिया हुआ एक ग्रीन प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने खुद कुछ चंद बिजनेसमैन को ढूंढा, उनको बोला कि ये लो आप हमारे शेयर सब्सक्राइब करो अगर आपका मन करता तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। आपने प्राइवेटली किसी को अप्रोच करा, आपने गवर्नमेंट मार्केट में नहीं, सीधा मतलब ऐसे अनाउंसमेंट कर दी किसी को अगर शेयर अप्लाई करना है वो हमारे इस लिंक पर जाए और इसको अप्लाई करें किसी भी स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज से, ऐसा नहीं। प्राइवेट प्लेसमेंट में हम सीधे उसी पर्सन के पास आते हैं कि भाई तुमको वैसा लगाना है तो बताओ, हम इतने शेयर देने को तैयार हैं, बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके आगे चलते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब तुम पढ़ते हो ना ऑडिट, एक्चुअली में तुम पढ़ते क्या हो, देखो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ऑडिट में होता क्या है, हम जब ऑडिट करते हैं ना तो हम ढूंढते हैं गलतियाँ, फ्रॉड्स। ठीक है, फ्रॉड से नहीं, तो लोग समझते हैं कि यार ऑडिट का मतलब होता ही यही है कि फ्रॉड ढूंढना है, गलतियाँ ढूंढनी है, मिस्टेक ढूंढनी है, कोई कपला तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ ये सब ढूंढना है। मैं तुम्हें कह दूं एक्चुअली में ऑडिट का मतलब ये नहीं होता कि गलती ढूंढनी है, उसका मतलब ये होता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपने व्यू प्रकट करने हैं कि सर कि क्या फाइनेंशियल सही है, क्या उसमें चोरी हुई है। आपने उस फ्रॉड को डिटेक्ट करके नहीं बताना है, आपको बस व्यू देना है कि सर आपके कहने पर आप मुझे बताओ इसमें कोई है ऐसा कोई गड़बड़ है या सब कुछ सही है। उसको बोलते हैं अपना व्यू ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि सर ये हमने पढ़ा है जो वीडियोस आएगी दोबारा उसमें हम ऑडिट में पढ़ेंगे कि कितने तरह के होते हैं। टोटल 3 तरह के हमारे होते हैं एक्चुअली में। क्या क्या ओपिनियन होता है, एक होता है हमारा
मॉडिफाइड ओपिनियन, एक होता है हमारा, मॉडिफाइड के अंदर दो आते हैं, एक होता है एडवर्स, एक होता है क्वालिफाइड, एक होता है हमारा डिस्क्लेमर ओपिनियन, और एक हमारा अनक्वालिफाइड ओपिनियन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन। तो वो सब कवर होगा हमारा, राइट। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, सॉरी वेट। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको कह रहा था कि चार तरह के ओपिनियन होता है, मॉडिफाइड अपना जिसमें एडवर्स और क्वालिफाइड आता था, एक होता है अनक्वालिफाइड जिसको क्लीन ओपिनियन भी कहते हैं, एंड देन लास्ट वन इज द डिस्क्लेमर ओपिनियन। ओके, तो मैं तुम्हें कह रहा था कि इसमें हमारा व्यू होता है ओपिनियन देना, तो सर एक्सप्रेस द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। दैट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन डन। सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? सर मैंने तो आपको कहा था इनवॉइस, बिल वगैरह, जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट टर्म में वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब एक ही टर्म के अंदर आते हैं, वाउचर। वाउचर बड़े प्रकार के होते हैं, क्रेडिट नोट होता है, डेबिट नोट होता है, रिसीट होता है, पेमेंट वाउचर होता है। तो ये सब हम सीखते हैं। तो एक्चुअली में वाउचर इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे हम जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, आगे सब चीज़ें करते हैं। तो वाउचर आ गया, राइट। ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है। ओके, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है किसी बंदे के या फिर किसी बिजनेस के या किसी भी चीज़ का आप फाइनेंशियली उसको मैनेज करो। तो मैं कहता हूँ आप फाइनेंसिस मैनेज क्यों करते हो? सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम अपना पैसे को बढ़ाएं। तो उसको क्या बोलते हैं कि आपने सेविंग करी है, आपने अपने पैसे को इंक्रीज करा, मतलब इनकम बढ़ाई है, या मैं कहता हूँ अपने वेल्थ क्रिएट करी है। तो सर जब आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगाते हो पैसा, तो उनको बोलते हैं ना कि वो फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं। वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अपने प्रॉफिट के लिए या आपकी वेल्थ इंक्रीज करने के लिए? सर हमारी वेल्थ। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर मेन रोल इज व्हाट? क्रिएटिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। सर वेल्थ क्रिएट करनी है किसकी? शेयर होल्डर की। तो ये गोल नहीं होता मैक्सिमाइज सेल्स, मिनिमाइज रिस्क ऑफ द बिजनेस, दे आर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगा? जब रिस्क कम होगा, जब सेल्स ज़्यादा होगी, लॉसेस कम होंगे। तो ये दीज आर सब पार्ट्स, बट मेन गोल क्या है हमारा? कि सर शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। और वो किस तरीके से होगा? वो तो जरिए है ना कि आप सेल को बढ़ा दो, प्रॉफिट को बढ़ा दो, आप अपने क्या बोलते हैं धंधे में जो है एक्सपेंडिंग करो फुल, राइट। वो अलग अलग चीज़ें। कहता ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम डायरेक्ट टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। इनकम टैक्स में कुछ ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, राइट। फॉर एग्जाम्पल पेंशन टू द वो डिसीज पर्सन जो क्या बोलते हैं वॉर टाइम्स में वगैरह, मतलब वो हो गए ना लड़ाई वगैरह में शहीद हो गए हैं, तो उन लोगों को, उन लोगों के जो फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिलती है उस पर नहीं लगता। तो एग्रीकल्चर इज द मेन इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। बाकी देर आर सम इनकम जिनको टैक्स लगता है, बट बात है ना वो डिडक्शन दे देते हैं, बेनिफिट दे देते हैं। तो उनको हम एग्जाम्प्ट नहीं बोलेंगे, एग्जाम्प्ट उनको बोलेंगे जिस पर टैक्स ही नहीं लगता। तो एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा देश किसान किसान देश था जब ये हमारा एक्ट आया था इनकम टैक्स, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसानों को दिया था, क्योंकि यार इसमें रिस्क बहुत है बिजनेस के अंदर। तो हमारे एक्ट में आज भी ये चला आ रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स नहीं लगता, ऑल्दो देयर आर मैनी रिच फार्मर्स, इवन मैं कहूँगा पुअर फार्मर्स भी है, बट देयर आर मैनी रिच फार्मर जो इस चीज़ का वो ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। तो अपना व्यू क्या ही देना है इस पर। चलो देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, इस पर टैक्स लगता है, 30% का डिडक्शन मिलता है, उसके बाद इस पर टैक्स लगता है। एग्रीकल्चर इनकम, इस पे टैक्स नहीं लगता, यही ऑप्शन है, आगे पढ़ लेते हैं। बिजनेस इनकम सर फुल्ली टैक्सेबल, इस पर टैक्स लगता है, बट हाँ हमें खर्चों के बेनिफिट मिल जाते हैं, यानी एक्सपेंसेस वगैरह के बेनिफिट मिल जाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स आई गेस कैपिटल के गेन कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स इनकम टैक्स का वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स के अंदर आता ही नहीं है। बट अगर ये कैपिटल गेन्स की बात कर रहा है तो हाँ आता है, ठीक है। देर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। एक प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना कि आपने वेल्थ वगैरह क्रिएट करके रखी, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड एक रेट पे टैक्स दे दो, वो इनकम टैक्स का परव्यू में नहीं आता। बट ये जो कह रहा है अगर प्रॉपर्टी टैक्स कैपिटल गेन की बात करें तो हाँ कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। हर बार आप शेयर्स वगैरह ट्रेड करते हो तो कहते हैं ना सीए लोग आपको कि सर आपको आपका कैपिटल गेन हुआ, आपको टैक्स लगेगा 20%, 10%, 25, अब तो 12.5% है लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे 20% है। तो अलग अलग टैक्सेस है, शॉर्ट टर्म पे आई गेस 15% है, चेक कर लेंगे आगे। जीएसटी, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन, जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था सर? 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 में। बट हमारा स्टेट जो है JNK, जिसके एग्जाम्स हो रहे हैं, उस JNK में ये एप्लीकेबल हुआ था 7 दिन के बाद, राइट। तो 7 जुलाई 2017 में JNK में एप्लीकेबल हुआ था, और रेस्ट ऑफ द जो इंडिया था उसमें एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई को। तो आपको देखना जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड, अगर यहाँ पे JNK लिख दे तो आपको डेट वैसे ही चेक करनी पड़ेगी। तो जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017।
आगे चलते हैं। व्हेन द ऑडिट इज अंडरटेकन टू चेक द फाइनेंशियल कंट्रोल सर हमारे वही हमारे एम्प्लॉयज जो है उनको जिनको हम सैलरी दे रहे हैं तो वो कुछ ज़्यादा एम्प्लॉयज तो नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर मान लो 10 एम्प्लॉय थे, मैं शो कर रहा हूँ 20 एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय है जिसकी बची हुई 9 उंगलियां, मतलब फिंगरप्रिंट से हम वो करते हैं, स्कैनिंग करते हैं अटेंडेंस की, बची हुई 9 उंगलियां भी लगा के रखी, हर एक का नाम अलग अलग कर दिया, मतलब हर उंगली पे अलग बंदे का नाम है, और उसके अकाउंट में सैलरी डाल रहे हैं और कंपनी वाले उसमें से कैश लेते जा रहे हैं। मतलब मैनेजमेंट वाले क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हमने रखे कितने एम्प्लॉय है 20, बट एक्चुअली रखे हैं मान लो 10 एम्प्लॉय। तो वो जो बाकी 10 एम्प्लॉय है ना, वो लोगों की मतलब उन्हीं एम्प्लॉय में से किसी की फिंगरप्रिंट्स लगाकर वो अटेंडेंस लगाते हैं और कंपनी से पैसा डालते हैं उनके अकाउंट में, और उनके अकाउंट से वो कैश विड्रॉ करके वापस ले लेते हैं। तो इन दिस केस वो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है कंपनी के साथ, क्योंकि मैनेजमेंट आर नॉट रियल ओनर्स। मैनेजमेंट जो कर रहा है वो अलग बंदे हैं, जैसे मुकेश अंबानी भाई है, तो वो बिजनेस थोड़ी मैनेज कर रहा है, उसके अंदर उसने मैनेजर्स रखे हैं जो मैनेज कर रहे हैं, वो सिर्फ ओवरव्यू करता है, राइट। वो मेन चीज क्या है उसका कि बिजनेस कहाँ पे एक्सपैंड करना है, कौन सा डिसीजन लेना है नहीं लेना, मैनेजमेंट वाला सब काम कर रहा है। तो अगर बीच में वो फ्रॉड कर रहे हैं तो कैसे ढूंढोगे आप, इंटरनल कंट्रोल से। जैसे बैंक के अंदर एक इंटरनल कंट्रोल होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जो कैश होता है ना, जब उनको बैंक वालों को मिलता है, वो कैश को ना चेक करने के लिए उन्होंने रखा होता है कि हर जब बैंक क्लोज होता है, क्लोजिंग के ऊपर 2 बंदे उसको चेक करते हैं। तो मतलब जो कैशियर होता है वो चेक करता है एक, दूसरा उसका काम दूसरा चेक कर रहा है। तो मैं तो डबल चेकिंग हो रही है, एक पर्सन का काम दूसरा काम कर रहा है, राइट। बैंक ने इसके अलावा भी एक कंट्रोल रखा होता है कि हर क्वार्टरली या हर मंथली जो बैंक मैनेजर है ना, वो भी एक बार चेक करेगा महीने के एक दिन में। तो मैं कहता हूँ 3 बंदे चेक करेंगे, और साथ साथ जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है या फिर कॉन्करेंट ऑडिटर होता है वो भी चेक करता है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हर मंथ एक बार कॉन्करेंट ऑडिटर भी चेक करेगा, क्योंकि कॉन्करेंट हर महीने होता है, और जो स्टैट ऑडिट होता है वो साल में एक बार होता है, तो वो उस दिन भी चेक करेगा। तो आपका कभी कैश में फ्रॉड नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वो हो रहा है तो ये इन सब की मिली भगत है, तुम समझ रहे हो। तो ये क्या है, दीज आर फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कि आपके फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम ना, इंटरनली जो मैनेज हो रहा है ना उसमें कोई चोरी ना हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड। सर पार्टनरशिप डीड ने कहा अगर प्रॉफिट के लिए आपने कोई बात नहीं करी है तो सारे पार्टनर्स इक्वल है, इट डजंट मैटर आपने कैपिटल लगाई है कि नहीं लगाई है, तो इक्वल अमंग द ऑल पार्टनर्स। इन द डबल एंट्री बुक कीपिंग, सर डबल एंट्री सिस्टम वो होता था जिसमें एक ट्रांजेक्शन में 2 इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट एक होता है क्रेडिट मिनिमम। तो कहता है द सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन 2 पीपल अकाउंट, नहीं। 2 बुक्स आर केप्ट, नहीं। द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड गिविंग इट डबल इफेक्ट, जो कि है डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री, सर यही आंसर है। आगे कहता है डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टेंजिबल, टेंजिबल जैसे मशीनरी प्लांट वगैरह, टेंजिबल एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। सर नॉर्मल वियर एंड टियर हो गया यूसेज, यूसेज के कारण। तो सर अगर फॉल आता है तो हम उसको बोलते थे डेप्रिसिएशन। देखो एक्सपेंस अमोर्टाइजेशन, सर अमोर्टाइजेशन आता है अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है किसकी, इनटेंजिबल एसेट की, जैसे कि अपना गुडविल हो गया, हमारा क्या बोलते हैं पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इन सब में इंटेंजिबल एसेट होते हैं ना, उनकी वैल्यू कम हो तो अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, अदरवाइज डेप्रिसिएशन। ठीक है आगे चलते हैं। द लेजर बुक्स विच अकाउंट्स आर मेंटेन, लेजर बुक्स में कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं, सर सारे अकाउंट मेंटेन होते हैं। एक होता है हमारा रियल, एक होता है पर्सनल, एक होता है हमारा नॉमिनल। 3 तरह के अकाउंट होते हैं ना हमारे ट्रेडिशनल मेथड में, तो ये तीनों अकाउंट मेंटेन होते हैं, तो ये आंसर है सी। आगे चलते हैं पी एन क्यू। पी एन क्यू आर पार्ट टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट वाई टू अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सर एक पिज्जा था, उसके आपने 5 हिस्से करे, ठीक है, 2 हिस्से, ठीक है। मान लो ये वाला शेयर कौन ले गया, ये शेयर ले गया हमारा वाई, जो कितना था 1/5। एक पिज्जा था, 5 शेयर, 5 हिस्से काटे, 5 हिस्से में एक पिज्जे का एक शेयर दे दिया, तो बताओ कितना बच गया। मैं कह दूं 5 में से 4 बच गए, 4/5 रिमेनिंग हो गया। जब 4/5 रिमेनिंग है, रिमेनिंग, तो ये 4/5 किसको मिलेगा, सर बचे हुए पार्टनर्स को, जो कि कौन है, पी एन क्यू। सर पार्टनरशिप में पढ़ते हैं कि अगर एक पिज्जे का एक शेयर नए पार्टनर को दे रहे हैं तो बाकी जो बच गया वो किसको मिलता है, बचे हुए पार्टनर को। सर बचे हुए पार्टनर इसको किस रेशियो में बांटते हैं, सर अगर कुछ नहीं दिया होता उसके ओल्ड रेशियो में, यानी इस पिज्जा को मानना कि ये एक पिज्जा है, ये एक पिज्जे को मान लो ना 4/5 एक पिज्जा है, वो जो बचा हुआ एक पिज्जा है वही पिज्जा है, मतलब हमें आया ही अंदर से वही पिज्जा, तो मान लेते हैं ना कि भाई एक पिज्जा है, उसके अंदर हमने उसने काट के एक पीस हमें ऐसे दिया कि यही आपने इसी के पैसे दिए थे, तो वो जो प्रॉफिट है वही है, वो 4/5 प्रॉफिट है हमारा। उस प्रॉफिट को वो बाकी पार्टनर्स किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2, यानी कि सर 4/5 का जो पी का शेयर होगा वो क्या होगा, सर 3/5, 3:2 मतलब 3/5, और जो क्यू है उसका शेयर क्या होगा 4/5 का 2/5, मतलब उसको 2/5 मिलेगा।
तो कर लो आंसर कितना आता है। एक का आता है 12/25, दूसरे का आता है 8/25, और सर तीसरे का तो 1/5 दिया ना, तो उसका भी 25 कर दो बेस, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आता है 5/25। तो रेशियो विल बी 12:8:5। तो आंसर देखो सर बी पार्ट। डन, आगे चलते हैं। कहते हैं द लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। लेजर किससे बनता है सर? सबसे पहले तो हम जर्नल करते हैं, जर्नल के बाद क्या करते हैं? लेजर करते हैं। तो सर जर्नल से बनता है, इजी, सर जर्नल से बनता है। आगे कहता है इफ द ओपनिंग कैपिटल इज 80,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल इज 1 लाख, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर हमने पढ़ा था ओपनिंग कैपिटल जो होती है वो होती है हमारे बिजनेस में स्टार्टिंग, ठीक है। हमने कब कितने पे स्टार्ट करा था? हमने करा था 80,000 पे। साल में आप क्या क्या करते हो एज अ पार्टनर? मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, मैं कहूंगा कि यार बिजनेस बढ़ाना है, नई कैपिटल कर दो। नई कैपिटल मतलब इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। मैंने नई कैपिटल आई, यानी कि बिजनेस एक्सपैंड करना था, मैंने कहा यार ये लो 1 लाख और बिजनेस के अंदर लगा दो। क्या इंट्रोड्यूस कैपिटल क्वेश्चन ने बताई है? सर नहीं बताई है, तो जीरो। ओके सर, अगर इंट्रोड्यूस नहीं करी तो मैंने कुछ घर लेके गया हूँ सर, घर के खर्चे भी निकाल लें, ठीक है, गरीब आदमी क्या करे। तो ड्राइंग्स करी होगी सर, क्वेश्चन ने बताया ड्राइंग्स आपकी, नहीं बताया। सर आपकी कैपिटल में आपने एडिशन करी खुद या फिर विड्रॉल करा, और सर आपकी कैपिटल में और क्या आता है? सर बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो भी तो पार्टनर का होगा, तो वो आएगा प्लस प्रॉफिट। जो ओनर होगा उसी को प्रॉफिट मिलेगा ना, तो बिजनेस के अंदर या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा सर? क्लोजिंग। और कुछ तो होता नहीं है सर कैपिटल के अंदर, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्वेश्चन में आपकी क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख। मैं कह दूं ना आपने इंट्रोड्यूस करा ना आपने ड्राइंग्स करा, तो बचा क्या एट द एंड? सर प्रॉफिट या फिर लॉस। 80,000 से कितना हो गया? 1 लाख। सर बढ़ गया, बढ़ने मैं कह दूं जब प्रॉफिट आता है तो कैपिटल बढ़ती है, लॉस होता है तो कैपिटल कम होनी चाहिए। सर बढ़ी है, इसका मतलब प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट कितना? 20,000 का डिफरेंस दिख रहा है सर, ये 20,000 ही क्या है हमारा प्रॉफिट है। तो 20,000 देखो ऑप्शन कौन सा है प्रॉफिट वाला? सर प्रॉफिट 20,000 है, सी ऑप्शन। आगे चलता है। इन केस ऑफ ओवर चार्ज, ओवर चार्ज मतलब मैंने मान लो किसी से, मान लो मैंने सेल करी किसी को, क्योंकि ओवर चार्ज सेल पे ही होता है। मैंने सेल करी, वो सामान था सपोज 80,000 का, मगर मैं सामने को 80,000 एक्चुअल था, मैंने सामने को ₹90,000 बिल कर दिया। बिल्ड 80,000 था, मैंने उसको 90,000 बिल कर दिया। मैं कह दूं मैंने ज्यादा चार्ज कर दिया, इसी को बोलते हैं ओवर चार्ज। ओवर चार्ज। अच्छा मुझे बताओ, जब मैं सेल करता हूं तो ये मेरा क्या होता है? मेरा डेटर होता है। अगर मैंने पैसा नहीं लिया, अगर मैंने पैसा नहीं लिया, ये मेरा डेटर है। एंट्री क्या बात करते हो सर? डेटर इज एन एसेट, तो डेटर अकाउंट डेबिट करते थे, और सेल हमारी इनकम होती तो सेल को क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। मान लो हमने कितने से करा? 90,000 से, राइट, क्योंकि हमने बिल कितने से करा? 90 से। बट क्या है 90 आना चाहिए था? सर नहीं, 80,000 आना चाहिए था। मुझे बाद में रियलाइज हो गया, मैंने कहा यार ये गलती कर दी, मैंने अगले को चूना लगा दिया 10,000 का, मेरे को ना नहीं ये नहीं करना है, मुझे ना वापस करना है उसको। तो मुझे बताओ इसका बैलेंस कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपको ये एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। एंट्री सर रिवर्स करनी पड़ेगी मतलब सेल्स को आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, और डेटर को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से सर? 10,000 से। 10,000 से। सर आप इसके प्रति वाउचर क्या इशू करोगे? वाउचर यानी कोई प्रूफ होता है ना लीगल, वो लीगल प्रूफ जो अभी हम ऊपर पढ़े थे, एक ट्रांजेक्शन का वो होता है, प्रूफ होता है। तो वाउचर प्रूफ कौन सा इशू करोगे? सर मैंने इस पर्सन को क्या करा? डेटर को क्या करा? सर क्रेडिट करा। इसमें हम वही डॉक्यूमेंट इशू करेंगे जो आपने करा। सर क्या करा? सर हमने करा क्रेडिट, तो करेंगे क्रेडिट नोट इशू। सर अगर डेबिट करते तो क्या इशू करते? सर डेबिट नोट। डेबिट नोट कब इशू होगा? सर अगर आपने कस्टमर से पैसे कम लिए हैं और उसको बोलोगे कि सर आपको गलती से सामान दूसरा चला गया है, उसका रेट ज्यादा है, हमने यहाँ से आपको कम रेट लगा दिया, तो प्लीज हमें बाकी पैसा भी दे दो। तो हम डेटर को करेंगे डेबिट, सेल को करेंगे क्रेडिट। तो डेबिट करा तो क्या इशू करोगे? डेबिट नोट। यानी कि यहाँ पे ये जो सेल करी है ना मैंने, सीए ऋषभ ने, वो क्या करेगा? वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशूड। तो देखो क्या दिया होगा क्वेश्चन में, डॉक्यूमेंट कौन सा इशू करोगे? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। सर क्रेडिट नोट। चले आगे। कहता है ट्रायल बैलेंस हेल्प टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ। किसकी एक्यूरेसी? सर पहले बनता है जर्नल, जर्नल के बाद बनता है लेजर। सर लेजर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, पहले भी रिपीट हुआ है ये, तो हम बनाएंगे लेजर। डन, आगे चलते हैं। कहता है द टर्म, पेन कहाँ गया? हाँ, द टर्म सोशल अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। ये ना बहुत इजी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है। सर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय J.R. हिक्स, एक बंदा है उसने इशू करा था सोशल अकाउंटिंग। तो मेरा कई बार लगेगा सर ये विलियम स्कॉट है इसने इशू करा। मैं कहूँ इसने ना 4 सेक्टर मॉडल बताया था, वो जो मैंने आपको बताया ना 4 सेक्टर मॉडल, जिसमें बता रहा था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आएगा, हाउस होल्ड, प्राइवेट एंटरप्राइज और गवर्नमेंट। इसने ये वो सोशल अकाउंटिंग का जो मेन पिलर्स है ना, 4 सेक्टर मॉडल्स, 3 सेक्टर मॉडल्स, ये इसने लाए थे विलियम स्कॉट ने।
मतलब मैं कहूँगा इसने ना सोशल अकाउंटिंग में अपना वर्क कंट्रीब्यूट किया है। बट जो सोशल अकाउंटिंग टर्म थी ना, वो पता है किसने लाई थी? वो लाई थी जे आर हिक्स ने। तो मेन इज जे आर हिक्स, उसके बाद विलियम स्कॉट आता है जिसके कंट्रीब्यूशन दिया था अपना। तो विलियम स्कॉट आंसर नहीं है, इसका आंसर जे आर स्कॉट है, क्योंकि पूछ रहा है टर्म किसने लाई थी, इंट्रोड्यूस किसने की थी। ओके आगे कहता है पीएफएमएस वाज अर्लियर, पीएफएमएस मतलब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल बोल दिया मैंने, कर रहा हूँ फाइनेंस, कहाँ गया रे इधर, फाइनेंस 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 मैनेजमेंट सिस्टम। तो सर इसका पुराना नाम, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन सर, सेंटर प्लान स्कीम ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम था पहले। सेंटर कंप्लायंस नहीं सर, पब्लिक का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंटर प्लान, ठीक है। कंप्लायंस में कंफ्यूजन हो जाएगा, वो आप बाकी सही में। अगला कहता है एक्सपेंस इंकर्ड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सपेंसेस इंकर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस इज अ डैश। सर जो एक्सपेंस हम इंकर करते हैं बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, फॉर एग्जांपल मैं आज गया बिजनेस, ओके मैं एक आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए? सर मुझे टेबल चाहिए होगा, मुझे फैन चाहिए होगा, लाइटिंग्स चाहिए होगी, तो वो सब खर्चा किसने करा? सर बिजनेस से। बट बिजनेस तो अब तक बना ही नहीं ना, जब तक आप स्टार्ट ही नहीं करोगे बिजनेस कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल कंपनी, कंपनी में तुम्हें पता है क्या होता है? पहले लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, कंपनी बनाना पड़ता है, एमओए एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर वो कौन बनाएगा? कंपनी खुद पैदा होकर फिर बनाएगी? अपना ही डॉक्यूमेंट खुद बना रही है पहले पैदा होके, ऐसा नहीं हो सकता सर। कोई पर्सन वो डॉक्यूमेंट बनाएगा तभी कंपनी फॉर्म होगी, समझ रहे हो? तो वो डॉक्यूमेंट जो बना रहा है वो कौन बना रहा है? सर एक प्रोफेशनल, जैसे सीए, जैसे कि एडवोकेट, चार्टर अकाउंटेंट, चार्टर सेक्रेटरी, ये सब बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स को। वो डॉक्यूमेंट जब वो बनाएंगे तो मैं कह दूँ वो फीस चार्ज करेंगे, वो फीस कौन पे करेगा? सर प्रमोटर, जिसने वो कंपनी बनाई है, ठीक है। कंपनी अलग है, प्रमोटर अलग है। तो बट जब वो बना रहा है प्रमोटर, तो उसने खर्चा करा कंपनी में। खर्चा किसका? सर कंपनी का, प्रमोटर का खर्चा नहीं है। बट पे कौन कर रहा है? सर प्रमोटर कर रहा है। मैं कह दूं खर्चा कंपनी का, पे प्रमोटर ने करा, तो कंपनी अपने में क्या कहेगी उस खर्चे को? कंपनी में उसमें कहेगी ये बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का खर्चा है। इसको हम अगर अलग वे में कहते हैं सर, प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और सर ये जो एक्सपेंस है ना, इसको हम राइट ऑफ करते हैं। इट इज रिटर्न ऑफ ओवर ओवर नहीं, इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर बिजनेस इज कमेंस। जब बिजनेस कमेंस हो जाता है तो हम इस खर्चे को राइट ऑफ करते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब हर साल इसको कुछ कुछ खर्चा दिखाते हैं। मान लो मैं 5 साल में राइट ऑफ करना चाहता हूँ, खर्चा मोटा था, तो मैं 5 साल में टुकड़े टुकड़े में खर्चा डालूंगा। सर याद आया कुछ ऐसा खर्चा जो हम आज करते थे, उसका 5 साल तक हम तोड़ तोड़ के अपने फाइनेंशियल में दिखाते थे? सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस किसकी एग्जाम्पल थी? सर फिक्टिशियस एसेट की। तो इट इज एन फिक्टिशियस एसेट। देखो ये आ गया, फिक्टिशियस एसेट, खत्म। इतना ही करने थे क्वेश्चन, बस। तो ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा कोर्स है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का 2025-26 का, जो कि आप एप्लीकेशन में जा सकते हैं जेके एग्जाम क्रैक करके और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। वन ऑफ इट इज मैं सी ऋषभ गुप्ता, जो आपको अकाउंटेंसी पूरी की पूरी कवर कराएगा 30 मार्क्स की। आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं हर एक कंसेप्ट डिटेल में कवर कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा आपको मेरे से कोई बात करनी है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो कि ऋषभ गुप्ता, सी ऋषभ गुप्ता G_07 के नाम से होगा। तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा, राइट। और कोर्स जरूर ज्वाइन करना अगर आपको इस बार क्रैक करना है तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।